जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा कोई भी हो, यूपीएससी, पीसीएस, आईपीएस, एसएससी, कैट, बैंकिंग, रेलवे, टेट, पुलिस, टीजीटी, पीजीटी और भी कई परीक्षाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपके लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को इस वीडियो में शामिल किया है और इन प्रश्नों के माध्यम से, इन प्रश्नों की मदद से आप अपनी परीक्षा की तैयारी में इन प्रश्नों को शामिल कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में और देखते हैं अनुच्छेद 44 यानी कि 44 समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद का उद्देश्य है कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अनुच्छेद 44 कहता है राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। और आगे देखते हैं अनुच्छेद 21A यानी कि 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष यानी कि 6 ईयर्स से 14 ईयर्स की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यह प्रावधान केवल प्रारंभिक शिक्षा की मौलिक अधिकार बनाता है। इसे एक प्रमुख मील का पत्थर माना जाता है क्योंकि देश का लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा हासिल करना। आगे देखते हैं अनुच्छेद 32 यानी कि 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अनुच्छेद का उद्देश्य है मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी। अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है और ये 5 प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और नज़रबंदी। ये अनुच्छेद 32 के मुख्य उद्देश्य हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 51A यानी कि 51A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? यह नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश है। मौलिक कर्तव्य में शामिल है जो माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17 यानी कि 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास पर रोक लगाता है। अस्पृश्यता शब्द को संविधान या अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 76 यानी कि 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी है। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वह सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 110 क्या कहता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा गढ़ता है। एक धन विधेयक को संविधान में अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है।
जिसमें किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमयन केंद्र सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की अवधारणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 368 यानी कि 368 संविधान में संशोधन। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान को इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जोड़, बदलाव या निरस्त कर सकती है। ये अनुच्छेद 368 में कहा गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अनुच्छेद 12 यानी कि अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 में उन संस्थाओं को निर्धारित करता है जो इसके दायरे में आती हैं। यह इस बात का स्पष्टता प्रदान करता है कि संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 12। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 280 यानी कि 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की स्थापना 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श देता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे 280 अनुच्छेद की। आगे चलते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 300A यानी कि 300A अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300A क्या कहता है? राज्य को किसी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित करने के लिए उचित प्रक्रिया और कानून के अधिकार का पालन करना होगा। बढ़ते हैं अनुच्छेद 110 यानी कि 110 अनुच्छेद धन आयोग। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 352 यानी कि 352 अनुच्छेद राष्ट्रपति आपातकाल। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 352 कहता है कि यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि गंभीर आपातकाल मौजूद है जिससे भारत या भारत के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा है, तो वह इस आपातकाल की घोषणा कर सकता है और यह आपातकाल पूरे या भारत के हिस्से के संबंध में हो सकता है। ये अनुच्छेद 352 कहता है। आगे चलते हैं और अनुच्छेद 360 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यह अनुच्छेद यानी कि 360 अनुच्छेद भारत की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा होने पर राष्ट्रपति को देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 360 यानी कि 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का राष्ट्रपति को अधिकार देता है। और देखते हैं अनुच्छेद 356 यानी कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है यदि कोई राज्य उन मामलों पर संघ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है जिनके पास उसे अधिकार प्राप्त है, तब राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अनुसार लग सकता है। आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 40 यानी कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन होता है। अनुच्छेद 40 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 यानी कि 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है और यह प्रकट करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां यानी कि ऐसी ताकत और अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्व शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। ये अनुच्छेद 40 कहता है। आगे चलते हैं और अनुच्छेद 46 यानी कि 46 अनुच्छेद जो कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 46 प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों विशेषता अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों का विशेष ध्यान रखेगा। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का विशेष ख्याल रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करेगा। ये हमें अधिकार देता है अनुच्छेद 46 यानी कि 46 जो कि अनुसूचित जनजाति है, ये प्रावधान के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और अनुच्छेद 43 में अनुच्छेद में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 43 बताता है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। कौन सा? अनुच्छेद 43। आगे चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 54 यानी कि 54 राष्ट्रपति का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधान सभाओं, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अनुच्छेद 54 के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 66 अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का चुनाव। अभी आपने देखा राष्ट्रपति का चुनाव, अब ये है जिसका अनुच्छेद था 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव और 66 अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 यानी कि 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इस तरह से भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं कौन सा अनुच्छेद है। 112 अनुच्छेद 112 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि एक वर्ष का केंद्रीय बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है और विवरण केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्त का लेखा जोखा रखता है। केंद्रीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। तो 112 के अनुसार 112 अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय बजट निर्धारित करता है। आगे चलते हैं और अनुच्छेद 155 यानी कि 155 अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति
से संबंधित है। भारत के संविधान अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग भी सकेगा। राज्यपाल की पद की अवधि जो अपना कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित है। तो ये 155 अनुच्छेद भारत में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए है। आगे चलते हैं 170 अनुच्छेद 170 राज्य में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। तो ये अनुच्छेद 170 राज्य में विधानसभाओं की संरचना को निर्धारित करता है। आगे चलते हैं अनुच्छेद 300 यानी कि अनुच्छेद आर्टिकल 300 वाद एवं कार्रवाइयों से संबंधित है। आर्टिकल 300 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 वाद और कार्रवाइयों से संबंधित है, जो भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा कर सकती है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है और संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है। तो ये थे अनुच्छेद यानी आर्टिकल 300। और आगे चलते हैं और अनुच्छेद 320 यानी कि 320 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्य। 320 अनुच्छेद में आते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य। संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। ये अनुच्छेद 320 यानी कि 320 कहता है। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति हमें अनुच्छेद 226 देता है। अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकार नहीं है, पर यह एक संवैधानिक अधिकार है जो उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने और किसी अन्य उद्देश्य के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध या वारंटी सहित रिट जारी करने का अधिकार दे देता है। कौन? अनुच्छेद आर्टिकल 226। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे 226 के जो हमने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। मेरे सभी अभ्यर्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद हमने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं और हर एग्जाम में आर्टिकल अनुच्छेद अवश्य आते हैं किसी न किसी रूप में। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, सुनिए, पढ़िएगा और इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। अगर नए जुड़े हैं तो बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।